अगर इस साल आप लोग चाहते हैं बच्चों क्लास 10th में 95 प्लस लाना, तो उसके लिए सबसे जरूरी इंग्रेडिएंट, सबसे जरूरी जो आपकी इस रिएक्शन के लिए जो कैटलिस्ट चाहिए, वो आप लोगों के लिए हम लोग लेकर के आए हैं बच्चों। आप लोगों को डेफिनेटली 110% अगर आप लोगों ने ये चीज कर ली जो हम आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं बच्चों, तो आप लोग डेफिनेटली अपने बोर्ड में जो आपने सोचा था उससे भी नेक्स्ट लेवल पर जाकर के कर पाएंगे। और वो क्या है बच्चों आप लोगों के लिए? वो है द वन एंड ओनली प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चंस बच्चों। प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चन आप लोगों को हम लोग दे रहे हैं हमारी केल्विन लाइव ऐप में, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है बच्चों। पिछले 10 साल यानी कि 2011 से लेकर के 2020 तक के जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे आप लोगों को मिल रहे हैं। लेकिन अभी तक बच्चों वीडियो को बंद मत करना, कहीं आप जल्दी से जाकर के PYQ ओपन करने लग जाओ कि कहां पर है मैं देखूं। पहले मेरी बात सुनो, क्या है एक्चुअल में इसमें बच्चों आप लोगों को मैथ्स और साइंस के सारे क्वेश्चंस मिलेंगे सॉल्व्ड, फुल्ली सॉल्व्ड HD वीडियोस, पूरा का पूरा वीडियो पैकेज है। लेकिन कैच ये नहीं है। कैच क्या है? बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पर आप लोग जाकर के देख सकते हैं कि PYQ यहां चल रहा है वहां चल रहा है, लेकिन ये अल्टीमेट है। व्हाई दिस इज सो अल्टीमेट? व्हाई? बिकॉज क्योंकि हम लोग यहां पर आप लोगों को बच्चों चैप्टर वाइज वीडियोस देंगे। इवन दिस इज नॉट द कैच, चैप्टर वाइज तो हर जगह मिल जाएंगे सर, दिस इज द कैच। आप लोगों को हम लोग टॉपिक वाइज वीडियोस देंगे। मतलब मान लीजिए अगर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को अगर आप लोगों ने ओपन किया तो मैग्नेटिक फील्ड एंड लाइन के ऊपर 3 वीडियोस, यानी कि 1 मार्क की वीडियो अलग मिलेगी, 2 मार्क की वीडियो अलग मिलेगी, 3 मार्क की वीडियो अलग मिलेगी। ऐसे ही अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर हम लोगों ने मार्क वाइज वीडियोस बनाई है, जिससे आप लोग अगर 1 मार्क की तैयारी करना चाहते हैं तो 1 मार्क की तैयारी कर पाएंगे, 2 मार्क की तैयारी करना चाहते हैं 2 मार्क की तैयारी कर पाएंगे, सेग्रीगेट करके। इवन आप लोगों को मैं इस तरीके से ही बता देता हूं कि किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड एंड लाइंस में आप 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, 5 मार्क्स इस तरीके से हर एक वीडियो को अलग अलग करके देख सकते हैं, ताकि आपको पता चल पाए 1 मार्क में किस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे, 2 मार्क में किस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे और किस तरीके के सवाल पिछले 10 सालों में पूछे आ रहे हैं। सो बच्चों ये हम लोगों का आप लोगों के लिए एक छोटा सा सरप्राइज था। मैं चाहूंगा कि अगर आप लोगों को सरप्राइज अच्छा लगा, डेफिनेटली अपने 2 दोस्तों के साथ जरूर से इसे शेयर करिएगा, बताइएगा कि केल्विन लाइव ऐप पर ये सारी की सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं। अब आप लोग इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं और जिस पर्पस से आप लोगों ने इस वीडियो को ओपन किया था वो टॉपिक भी पढ़ लीजिए। और ये जो आपका लिए एक हमारी तरफ से प्यारा सा गिफ्ट था, इसे आप खुद भी यूज करें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर से शेयर करें। ये हमारी एक तरीके से रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जरूर से अपने सिर्फ 2 दोस्तों के साथ अगर जरूर से शेयर कर पाए तो करें बच्चों। चलिए अब बात करते हैं वीडियो के बाद। क्लास कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका केल्विन के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप जानते हैं हमने एक सीरीज शुरुआत करी है, ठीक है, अरिहंत के एग्जाम वाले क्वेश्चंस की। जी हाँ, अगर आपको इससे रिलेटेड सारी वीडियोस देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन पर जाएं, उसकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ये तो गई पहली बात। दूसरी बात, हाँ भैया आपको इसकी PDF भी चाहिए होगी तो भाई PDF भी मिल जाएगी आपको। और कहाँ मिलेगी? केल्विन लाइव एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, उसके फ्री सेक्शन पर जाइए और आपको उसकी PDF भी अवेलेबल हो जाएगी। अब सर हम केल्विन लाइव एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, कोई और भी फायदा है सर PDF का? नहीं भाई साहब, आपके वीकली टेस्ट भी हो रहे हैं उसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट, वो आपको देने का मौका मिलेगा और आप अपनी तैयारी को जांच सकते हैं। तो क्लास जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए केल्विन लाइव, बहुत चीजें मिलने वाली है। और इस सेशन को करते हैं हम शुरू। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं इस सेशन को। आपकी स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द मेजर बेनिफिट टू द लोकल कंपनी ऑफ अ जॉइंट प्रोडक्शन? भैया MNC क्या है? यहां पर बच्चा MNC समझने वाली बात आ जाती है हमारे पास। सर MNC क्या है? बेटा MNC होती है मल्टीनेशनल कंपनी। मल्टीनेशनल कंपनी जैसे कि आप जानते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी यानी बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। जो कंपनी एक देश में ना होकर बहुत सारे देशों में हो, जो बहुत सारे देशों में कंपनी होती है और वहां से अपना प्रोडक्शन चलाती है, उसको हम कहते हैं मल्टीनेशनल कंपनी। पहली बात। अब यहां पर एक वर्ड लिखा है, मेजर बेनिफिट लोकल कंपनीज ऑफ अ जॉइंट प्रोडक्शन विद MNC। भाई जॉइंट प्रोडक्शन क्या है? जॉइंट प्रोडक्शन है बेटा जब MNC के साथ हमारे यहाँ की लोकल कंपनी भी जुड़ जाती है। सर लोकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज भी जुड़ जाती है, उसका बेनिफिट क्या है? सर लोकल कंपनी जुड़ के क्या फायदा देती है, मैं आपको बताता हूँ। बेटा जैसे अगर आप राजस्थान जाए तो वहां पे जूतियां बिकती है, ठीक है। अब वो है लोकल मार्केट की, हमारी इंडियन मार्केट की। आपने बहुत बार सुना होगा, आप सामान खरीदते हो आप कहते हो ये तो लोकल कंपनी है। लोकल मतलब हमारी ही कंपनी, हमें कोई ब्रांड की दिखाओ, यानी बाहर की कंपनी दिखाओ। तो जब क्या होता है, लोकल कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो मल्टीनेशनल कंपनी खरीद लेती है, ये दोनों साथ में काम करने लगते हैं। क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी बहुत बार ये देखती है
कि जो लोकल कंपनीज हैं उनके पास हमसे ज्यादा ही टेक्नोलॉजी तो नहीं कह सकता मैं, स्किल्स है, और ये हमसे ज्यादा अच्छी चीजें दे रहे हैं, तो उनके साथ ज्वाइंट वेंचर कर लेती, नहीं कोलैबोरेशन कर लेती है। ठीक है, जैसे ही कोलैबोरेशन होता है, ठीक है बेटा, मल्टीनेशनल कंपनी उसे अपने नाम से बेचने लगती है। जैसे बढ़िया से एग्जांपल बता देता हूं, ये टी शर्ट, ठीक है, ये टी शर्ट मैं बना रहा हूं, मेरी कंपनी टी शर्ट बना रही है, बहुत अच्छी टी शर्ट बना रही है। अब किसी बड़ी कंपनी की मेरे पे नजर पड़ गई कि ये तो लड़का अच्छी टी शर्ट बना रहा है, मेरे से कहेंगे कि आप हमारे साथ आ जाओ, हमारे नाम से आपकी टी शर्ट बिकेंगी। मैं कहूँ हाँ ये बात तो सही है, क्यों? मैं अभी तक सिर्फ अपनी लोकल मार्केट में बेच पा रहा था सामान, मैं अभी तक अपनी लोकल मार्केट में सामान बेच रहा था। जैसे आप जानते हो आपके यहाँ पे वीकली मार्केट लगती है, वो वीकली मार्केट में कौन लोग आएंगे? जो आसपास के होंगे। ऐसा तो नहीं ना कि भैया इंग्लैंड से कोई आ रहा है, अमेरिका से कोई व्यक्ति आ रहा है, हमें आपका वीकली बाजार का पता लगा, हम आए सामान खरीदने, ऐसा तो नहीं होता। वहां पर वही लोग होते हैं जो लोकल होते हैं। इसलिए एमएनसी के साथ जैसे ही जुड़ जाती है कंपनियां, उनका सामान अलग अलग देशों में बिकना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर? चलिए, डोमेस्टिक लेबर गेट्स हाई वेजेस, ऐसी तो बात नहीं है, डोमेस्टिक लेबर को तो वैसे भी हाई वेज मिल सकता है हमारे, अगर वो अच्छा काम करें या फिर हमारे यहाँ की कंपनी अच्छी हो। एमएनसी कैन प्रोवाइड मनी फॉर एडिशनल इन्वेस्टमेंट, अभी आपको बताया कि भाई एमएनसी के साथ मिलकर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि उनको और बड़ा किया जा सके। एमएनसी क्या करती है? जब ज्वाइंट वेंचर करती है तो उस व्यक्ति को या उस कंपनी को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो। तो ये बात तो सही हो जाती है। इट हेल्प्स टू रिड्यूस प्रोडक्शन, सर प्रोडक्शन को रिड्यूस नहीं करती, प्रोडक्शन को बढ़ाती है ताकि हर एक व्यक्ति तक सामान पहुंचे, क्योंकि अब बात एक जगह की नहीं, अब बात देशों की है, और देशों में सामान भेजने के लिए सामान भी बहुत ज्यादा चाहिए होता है। डोमेस्टिक कंपनीज स्टार्टेड फॉलोइंग लेबर लॉज, ऐसा तो नहीं है कि भैया एमएनसी आएगी तभी हम लेबर लॉस फॉलो करेंगे, उससे पहले हम लेबर लॉस फॉलो नहीं करेंगे। लेबर लॉस क्या है बेटा? मजदूरी कानून, यानी जो लेबर्स हैं उनके भी कुछ राइट्स होते हैं, उनके भी राइट्स होते हैं और उनको फॉलो किया जाना चाहिए। जैसे उनके वर्किंग आवर निर्धारित हो, उनको प्रॉपर टाइम से सैलरी मिले और उनको मिनिमम वेजेस दिए जाएं, उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो। तो ऐसा तो नहीं है कि भैया जब एमएनसी आएगी मेरे देश में तभी मैं लेबर लॉस फॉलो करूंगा, लेबर लॉस तो नॉर्मली फॉलो होने चाहिए। क्लियर? तो क्लास इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी, जैसा आप देख सकते हैं। और देखिए, द बेनिफिट ऑफ लोकल कंपनीज आर जॉइंट प्रोडक्शन टू फोल्ड, दो चीजें हैं। जैसे एमएनसी कैन प्रोवाइड मनी, एमएनसी जो है पैसा प्रोवाइड कराती है, ठीक है बेटा, पैसा प्रोवाइड कराती है, इन्वेस्टमेंट, ताकि वो नई मशीनें खरीद सके, ठीक है, नई नई सामग्री खरीद सके और अपने जो प्रोडक्शन उसको बढ़ा सके। क्लियर? सेकंड है, ये ब्रिंग करती है अपने साथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ये अपने साथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेकर आते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा, बहुत सी चीजें जब पुराने ढर्रे से चल रही होती हैं अब उनके अंदर मशीन आ जाती है। जैसे मैं आपको बढ़िया सा एग्जांपल लेता हूँ, रोटी मेकिंग मशीन, ठीक है, जो रोटी है आप जानते हैं ना, रोटी पहले हाथ, अभी भी हाथ से बनाई जाती है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो रोटी बनाने की प्रक्रिया है आप जानते हैं, रोटी बनाते हैं सेम, अब रोटी बनाने की मशीन आ गई है। आप देखते हैं कि होटल्स पे रोटी बनाने की मशीन लगी है, होटल में जो रोटी बनाने की मशीन लगी है वो क्या है? लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, बाहर से आई, ठीक है। पहले हम बॉइलिंग करके उबालते थे जो खाना, ठीक है, अब बॉयलर्स आ गए हैं हमारे पास। पहले हम कढ़ाई में फ्राई करते थे, अब एयर फ्रायर्स आ गए हैं हमारे पास, ठीक है, एयर फ्रायर्स हो गए, ठीक है। इसके अलावा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और कौन सी आ सकती है? जैसे हल, पहले हम हल का यूज करते थे, हल ये वो सॉल्यूशन वाला हल नहीं है, हल का मतलब है जो किसान यूज करता है, पहले हल का इस्तेमाल होता था। अब ट्रैक्टर्स आ गए हैं, टेक्नोलॉजी बदल गई और ट्रैक्टर्स आ गए, ट्रैक्टर के साथ थ्रेशर्स भी आ गए। थ्रेशर्स होते हैं बेटा जो गेहूं को साफ करते हैं, पहले पटक के, ठीक है, या फिर हवा में गेहूं को नीचे डाल के उसको तब तरीके से साफ किया जाता था, लेकिन अब क्या है, अब थ्रेशर के अंदर खुद ब खुद गेहूं साफ होकर बाहर आ जाते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है? ये टेक्नोलॉजी है जो पुरानी टेक्नोलॉजी को बाइफिकेट कर रही है या फिर उसको नया कर रही है। क्लियर क्लास? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो भाई बहुत बड़ा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट समझनी है आपको। 35, सुनील की उम्र 35 साल है, वो 8 से 8 बजे तक काम करता है, 12 घंटे, ऑल 7 डेज, पूरे 7 दिन काम करता है पूरे हफ्ते के अंदर एक गारमेंट एक्सपोर्टर फर्म में। कहां पर? एक्सपोर्टर फर्म में, ध्यान रखना। ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दो वर्ड होते हैं हमारे पास, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, ठीक है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, ये दो वर्ड्स होते हैं हमारे पास, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब होता है सामान को बाहर भेजना, इंपोर्ट का मतलब होता है सामान को घर में मंगाना।
ठीक है, ठीक है बेटा। एक्सपोर्ट का मतलब है सामान को बाहर भेजना, इंपोर्ट का मतलब है सामान को मंगाना। क्लियर। एक्स का मतलब है भैया, एक्स क्या होती है? एक्स होती है जब आपकी जिंदगी से जो बाहर जा चुकी है, जो बाहर जा चुकी है। सेम एक्सपोर्ट का मतलब है जो बाहर भेज चुका। क्लियर। चलिए, ही वर्क्स एज अ कॉन्ट्रैक्ट लेबर, वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर के तौर पे काम करता है। हिज एम्प्लॉयर डज नॉट गिव हिम एनी अदर फैसिलिटी, उसको कोई फैसिलिटीज मिलती। ही नोज दैट ही इज एम्प्लॉयड, उसको ये पता है वो एम्प्लॉयड है लेकिन कुछ ही महीनों के लिए, साल के, और वो वर्क करता है और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं। अब भैया कौन है वो? इल इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, एमएनसी क्रिएटिंग जॉब्स अपॉर्चुनिटीज, वर्कर्स जॉब्स आर नो लॉन्गर सिक्योर, पीपल आर डिनाइड फॉर फेयर शेयर ऑफ बेनिफिट्स। बेटा ये सारा है इल इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। आपका होगा सर कैसे? देखो बेटा, सबसे पहली बात, वो एक्सपोर्ट की दुकान पे काम कर रहा है जो सामान को बाहर भेज रहे हैं। अगर वो एक्सपोर्ट की दुकान पे काम नहीं करता, सिंपल, एक्सपोर्ट की दुकान पर अगर काम नहीं करता किसी और जगह काम करता। ठीक है। एक्सपोर्ट की दुकान तभी बन सकती है जब आप ग्लोबलाइज्ड हो, जब आपकी जो मार्केट है वो दूसरी मार्केट से जुड़ी हुई हो। यानी अगर मैं सामान बाहर भेजूंगा तभी तो मैं लोगों को रखूंगा ना। क्यों? कपड़ा है तो एक टाइम तक चलेगा, फिर नहीं चलेगा। इसको हम इल इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, जहां पर आपको पता ही नहीं है कि आपकी जॉब कब हट जाएगी, क्योंकि आप एक ऐसी कंपनी में काम कर रहे हो जो जब तक काम करवाती है, ठीक है, जब तक उसका काम पूरा नहीं होता और उसके बाद वो आपको ओके टाटा बाय बाय कर देती है। ये चीज समझे? क्लियर बेटा? देखो, एमएनसी अगर जॉब क्रिएट करती है तो यहां पर आता है कि भैया वो काम कर रहा है और उसके पास बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन वो एक ही जगह पटका हुआ है क्योंकि उसकी ईमानदारी है या फिर उसका मन। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं, यहाँ पे तो जॉब कम है। वर्कर्स जॉब्स आर नो लॉन्गर सिक्योर, बात तो सही है, लेकिन ये किसका इंपैक्ट है? ये इंपैक्ट है ग्लोबलाइजेशन का। क्लियर। और लास्ट, पीपल आर डिनाइड फेयर शेयर ऑफ बेनिफिट्स। फेयर शेयर बेनिफिट्स की बात है ही नहीं, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के बाद मैंने आपको एक चीज बताई थी कि भाई ग्लोबलाइजेशन के बाद, आफ्टर ग्लोबलाइजेशन, हमारे यहाँ पर जो लोग हैं, ठीक है, वो कम वेजेस में भी काम करने के लिए तैयार हो गए। जो ग्लोबलाइजेशन है ना बेटा, ग्लोबलाइजेशन का सबसे बड़ा इंपैक्ट ये है कि हमारे यहाँ पे लोग कम कीमत में भी काम करने के लिए तैयार है। ये सबसे बड़ा इंपैक्ट है हमारे यहाँ। क्लियर बता? चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। द गिवन केस रिफ्लेक्ट द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। नॉर्मल। देखो, द इंडियन गवर्नमेंट हैज बीन फॉलोइंग पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, एल, पी और जी। ठीक है बेटा, एलपीजी की बात करी थी मैंने। एलपीजी का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन क्या होता है बेटा? इसको हिंदी में कहते हैं उदारीकरण। क्या कहते हैं बच्चा? उदारीकरण। उदारीकरण यानी इतने उदार हो जाओ, इतने मतलब विनम्र हो जाओ कि हर एक व्यक्ति आपके यहाँ पर व्यापार कर सके, यानी अपने ट्रेड बैरियर्स को हटा देना, ठीक है, या फिर अपने रूल्स रेगुलेशन को काफी स्लो डाउन कर देना। क्लियर। प्राइवेटाइजेशन, इसको हम कहते हैं निजीकरण। निजीकरण, निजीकरण का क्या तात्पर्य है? निजीकरण का अर्थ होता है जब आप सरकारी संपत्ति को चरणबद्ध तरीके से, स्टेप वाइज मैनर, प्राइवेट कंपनीज को दे देते हो और जो लोग हैं उनके अंदर बांट देते हो। मतलब एक कंपनी है, पहले वो सरकार चला रही है, जैसे मैं एलआईसी की बात करता हूँ। एलआईसी सरकार चला रही थी, सरकार ने कहा कि नहीं भैया अब इससे को हम प्राइवेट कंपनी को सौंप देंगे और इसको हम प्राइवेट कर देंगे। बिका, जिसको हम बिकना भी कह सकते हो आप, ठीक है। इसके बाद आता है ग्लोबलाइजेशन। इसके बाद आता है ग्लोबलाइजेशन, इसको हम कहते हैं बेटा वैश्वीकरण। क्या कहते हैं बच्चा? वैश्वीकरण। इसको हम कहते हैं वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? वैश्वीकरण का अर्थ है अपनी अर्थव्यवस्था को, अपनी मार्केट को वर्ल्ड की मार्केट से रिलेट करना। अपनी मार्केट को वर्ल्ड की मार्केट से रिलेट करना बेटा, और वो चीज चल रही है। अब ये हुआ कब था बेटा? इंडियन गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया था 1991 में। इससे पहले ये चीज नहीं थी, ना हमारे पास लिबरलाइजेशन, ना प्राइवेटाइजेशन, ना ग्लोबलाइजेशन। हर एक चीज गवर्नमेंट के अंडर थी, पहली बात। दूसरी बात, हम किसी भी विदेशी कंपनी को भारत में आने नहीं देना चाहते थे। हमने ट्रेड बैरियर्स बहुत ज्यादा लगा रखे थे। अगर ट्रेड बैरियर्स लगे हुए हैं तो आप जानते हो लिबरलाइजेशन तो कहीं से कहीं तक हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम चाहते थे आजादी के बाद कि हमारी जो लोकल मार्केट है वो काफी स्ट्रांग हो और वो अपने दम पे खड़ी हो। लेकिन 1990 तक ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि अगर मार्केट में कंपटीशन नहीं होगा तब तक कोई भी अपने आप को अपडेट नहीं करेगा। क्लियर बेटा? चलिए, तो इसका जो सही आंसर है वो है 1991 के अंदर ये एलपीजी की पॉलिसी आई थी। पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार थी जहां तक मुझे याद है, और डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे। क्लियर? ऑप्शन नंबर बी सही है। द इंडियन गवर्नमेंट हैज बीन फॉलोइंग द पॉलिसी लिबरलाइजेशन, एलपीजी कहते हैं इसे,
ठीक है, सिंस 1991 के बाद से ये लागू हुई थी बेटा। इंडियाज मैक्सिमम फॉरेन एक्सचेंज स्पेंट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, सबसे ज्यादा किस पे स्पेंड करते हैं हम फॉरेन एक्सचेंज को, यानी सबसे ज्यादा हम पैसा लेना और देना किस में करते हैं, फॉरेन यानी दूसरे देशों से पैसा लेते और देते किस में, फूड ग्रेन्स खाने के मामले में, ठीक है, पेट्रोलियम में, आयरन स्टील में, टेक्निकल नो हाउ, इंपोर्ट ऑफ टेक्निकल नो हाउ, ये टेक्निकल चीजों का इस्तेमाल कैसे करेंगे सर, इसमें क्या पैसा देना, इसे हटाओ। आयरन एंड स्टील तो भारत के अंदर ही ज्यादा होता है, हमने पढ़ा था कि इसमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के अंदर, तो इसको भी हटाओ। अब बचते हैं दो फूड ग्रेन्स और पेट्रोल। बेटा फूड ग्रेन्स की बात मैं बता देता हूँ, फूड ग्रेन्स पे सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता था, ये बात सही है, और कब तक सही है मैं बता देता हूँ, 1964 तक, जब लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे प्रधानमंत्री थे, उससे पहले तक हम जो फूड ग्रेन्स भी बाहर से मंगाते थे, क्योंकि हमारे यहाँ पर इतनी प्रोडक्शन नहीं थी। जब युद्ध छिड़ चुका था तो हमारे यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया 1961 और 64 के अराउंड, ठीक है, जय जवान जय किसान। 1961 के अंदर युद्ध हुआ था चाइना से 1961 में, ठीक है, और जय जवान जय किसान का नारा दिया गया लाल बहादुर शास्त्री जी द्वारा कि यह अब तो जय जवान यानी जो आर्मी पर्सनल है वो भी जय जयकार, और जो किसान है वो भी जय जय किसान का मतलब था कि अब हमें खाने के लिए खुद पर निर्भर होना पड़ेगा बेटा। क्लियर, चल ठीक है, जय जवान जय किसान का नारा मिल गया तो ये, लेकिन बाद के अंदर हम फूड ग्रेन्स पे आत्मनिर्भर हो गए, लेकिन अभी भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर हम सबसे ज्यादा अपना फॉरेन एक्सचेंज यूज करते हैं, यानी सबसे ज्यादा हम अपना पैसा खर्च करते हैं मेरा बच्चा। क्लियर, तो इंपोर्ट ऑफ पेट्रोलियम एंड प्रोडक्ट्स यानी हम दूसरे देशों से आयात करते हैं यानी मंगाते हैं, ठीक है, हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मंगाते हैं बाहर से। क्लियर, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन है। इंडिया स्पेंड्स नियरली 75% ऑफ इट्स एक्सपोर्ट्स अर्निंग इन इंपोर्ट ऑफ पेट्रोलियम, यानी जितना हम बाहर बेचकर पैसा कमा रहे हैं उसका 75% तो हम पेट्रोल मंगाने में खर्च कर देते हैं या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मंगाने में खर्च कर देते हैं, क्योंकि आप जानते हैं इंडिया के पास इतने पेट्रोल के प्रोडक्ट्स या पेट्रोलियम के रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है मेरा बच्चा। चलिए पांचवा है मैचिंग करनी है, ठीक है, मैचिंग बहुत आसान होती है, मैं कहता हूं आपसे, आप सबसे पहले उसका पता लगाएं जो आपको पता है और बाकी सारे हो जाएंगे। जैसे मैं बात करते हैं, कोटाज एंड टैक्सेस ऑन इंपोर्ट्स आर यूज्ड टू रेगुलेट ट्रेड, ठीक है, कोटास और टैक्स लगाते हैं, मैंने आपको बताया बैरियर्स लगा देते हैं, वो क्या होता है, वो होता है सर ट्रेड बैरियर्स। तो यानी ए का हो गया फोर्थ, अब देखो ए का फोर्थ किसमें, इसमें है, आप कहोगे नहीं सर, इसमें ए का फोर्थ नहीं सर, इसमें ए का फोर्थ नहीं, इसमें है। अब बाकी के ऑप्शंस भी देख लेते हैं कैसे। देखो इंडियन कंपनीज हु हैव इन्वेस्टेड अब्रॉड, जिन्होंने बाहर पैसा जमा करवाया है, वो है हमारी टाटा मोटर, इन्फोसिस और रैनबैक्सी की वॉलिन है ना, ठीक है, इन सब ने बाहर पैसा इन्वेस्ट किया है, ठीक है, तो बी का हो गया हमारा 3, देखो बी का 3, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आता है आईटी हैज हेल्प इन स्प्रेडिंग ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज। आईटी सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको आप बीपीओज भी कहते हैं, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग भी कहते हैं, इसी का एक सबसे बड़ा फैक्टर है वो है बेटा कॉल सेंटर्स। आपने देखा ना कॉल आती है, सर आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए, सर आपको जॉब चाहिए, सर आपको ये चाहिए, सर आपको वो चाहिए, तो वो क्या है, कॉल सेंटर्स है, वो क्या है बेटा, कॉल सेंटर्स है। नेक्स्ट है सेवरल एमएनसी हैव इन्वेस्टेड इन सेटिंग अप फैक्ट्रीज इन इंडिया फॉर प्रोडक्शन, और वो है हमारी ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स की जो इंडस्ट्री है उन्होंने बहुत सा पैसा इंडिया में इन्वेस्ट किया है बेटा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाता है मेरा बच्चा। क्लियर, चलिए देखो अब आते हैं आपके असर्शन एंड रीजन। आप जानते हैं असर्शन रीजन का करने का तरीका, ये सब इसलिए है ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट है, जो कंसेप्ट मैपिंग आपने अपने दिमाग में कर रखी है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाए, ताकि आपसे अगर कोई सवाल आता है, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आता है, वो कहीं से कहीं तक छूटे ना बेटा। क्लियर, चलिए बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, तब ये आता है। बी आता है जब असर्शन और रीजन ट्रू होते हैं दोनों, लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होता। फिर सी आता है जब ए सही होता है और आर गलत होता है। डी होता है जब ए भी गलत है और आर ट्रू है बेटा। क्लियर, चलिए पहला है लोकल बिजनेस में सेटअप जॉइंट प्रोडक्शन प्रोसेस विद एमएनसी एंड कैन अर्न हायर प्रॉफिट। बात सही है, जो लोकल बिजनेस होते हैं वो एमएनसी के साथ जुड़ते हैं ताकि वो ज्यादा पैसा कमा सके, बिल्कुल पॉइंट सही है। एमएनसी कैन प्रोवाइड मनी फॉर एडिशनल इन्वेस्टमेंट लाइक बाइंग एंड न्यू मशीन फॉर फास्टर प्रोडक्शन। इसका कारण है कि भैया जो एमएनसी है वो पैसा देती है, बिल्कुल सही बात है बेटा, वो इन्वेस्ट करती है, वो क्या करती है, इन्वेस्ट करती है इन चीजों में। जब वो चीजों को इन्वेस्ट करेगी, जब वो चीजों को
इन्वेस्ट करेगी, ठीक है, जब वो चीजों को इन्वेस्ट करेगी, पैसे को इन्वेस्ट करेगी, तो जो हमारे लोकल बिजनेस है वो टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे, वो नई मशीन्स खरीदेंगे, और जब नई मशीन्स आएगी, ठीक है, टेक्नोलॉजी आ रही है मार्केट के अंदर, प्रोडक्शन बढ़ रही है, तो सीधी बात है उनकी जो प्रॉफिट है, जो उनका प्रॉफिट है या जो उनकी कमाई है वो भी अपने आप इंक्रीज होगी। क्लियर? चलिए, तो यानी असर्शन भी ट्रू है और रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो इसका ऑप्शन हो जाता है आपका ए बच्चा। देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन है। देखो एमएनसी जब सेटअप करते हैं तो उनके दो मेन बेनिफिट होता है, आपको पता है कि वो इन्वेस्टमेंट करती है, ठीक है, और न्यू टेक्नोलॉजी उन लोगों को देती है। द बेनिफिट ऑफ द लोकल कंपनी फ्रॉम सच जॉइंट प्रोडक्शन इज दैट एमएनसी कैन प्रोवाइड फॉर एडिशनल इन्वेस्टमेंट देती है ताकि आप नई मशीन लाओ, कैन ब्रिंग न्यू ईयर टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन दैट रिजल्ट इन फास्ट पेस प्रोडक्शन। मैंने आपको क्या कहा कि प्रोडक्शन वो काफी तेज हो जाएगा और बहुत ज्यादा हो जाएगा ताकि आप मार्केट में ज्यादा सामान बेच पाओ। क्लियर? तो बहुत असर्शन है, रीजन आर ट्रू और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की मेरा बच्चा। क्लियर? नेक्स्ट पे चलते हैं। MNC can exert a strong influence on production as distance location. Okay. MNC can set up partnership with local companies, use local companies for supplies, compete with the local companies or buy them up. तो क्या कह रहा है सेक्शन? MNC can exert a strong influence on production of distant location. MNC बहुत ज्यादा दबाव या इन्फ्लुएंस छोड़ सकती है अलग अलग कंपनीज में। क्यों? क्योंकि MNC वहां पर पार्टनरशिप करती है जहां पर लोकल कंपनीज होती है, उन लोकल कंपनीज के सप्लाईज को खरीदती है और बहुत बार तो क्या होता है कि उनकी कंपनी की कंपनी भी खरीद लेते हैं बेटा। क्लियर? तो असर्शन ट्रू है, रीजन भी उसका ट्रू है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। क्योंकि भाई आप जानते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है कि भाई बहुत बार क्या करती है एमएनसी, सामान खरीदेगी और अगर उसे लगता है कि भैया कॉम्पिटिटर बन जाएगा आगे, तो उस कंपनी को ही खरीद लेती है। बहुत बार आपने देखा होगा ना, कंपनी की कंपनी बिक जाती है, आपको पता है इस कंपनी को इसने खरीद लिया, ठीक है, फ्लिपकार्ट ने आधे शेयर वॉलमार्ट को बेच दिए। ये क्या है? एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी क्या कर रही है? एक लोकल कंपनी को खरीद रही है बेटा, पार्टनरशिप ले लेती है लोकल कंपनीज की, सप्लाईज क्लोजली कॉम्पिटिटिव विद लोकल कंपनीज, उनसे क्लोजली कॉम्पीट करते हैं कि तुम्हारे सामान लेकर तुम्हें ही बेचूंगा, नहीं तुम्हारा माल चुरा कर तुम्हें ही बेचूंगा और तुमसे ज्यादा प्रॉफिट कमाऊंगा। तो जो लोकल कंपनीज होती है वो कहती है यार ये तो नुकसान हो रहा है, तो इससे बड़े अपनी कंपनी बेच दो, या फिर वो कहता है ऐसा तुम्हें फायदा तो हो नहीं रहा, हमें बेच दो, हमसे एक बार पैसा ले लो, वो कहता है अच्छी बात है बेच दो। MNC are exerting a strong influence on production at distant location. As a result, production is widely dispersed location in getting interlinked. जो प्रोडक्शन वो काफी डिस्प्रेस्ड हो जाता है, यानी बहुत टूट जाता है, इंटरलिंक हो जाता है। बोथ असर्शन इज ट्रू, और इसी वजह से दोनों ही ट्रू है। क्योंकि भैया अगर MNC आई और आपकी जो लोकल कंपनी उस पर अधिकार कर लिया, उससे सामान खरीद लिया और आपसे कहा कि भाई अब कंपटीशन आपके और मेरे बीच है, वो तो अच्छी टेक्नोलॉजी, वो तो सस्ता सामान बेच देगी, आप महंगा बेचोगे, आप इतने कम पैसे नहीं कर सकते, तो धीरे धीरे आपको उसके स्तर मिलना पड़ेगा। क्लियर बेटा? अब चलते हैं हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन सबसे पहला क्या है? एमएनसी के बारे में ही है, क्योंकि एमएनसी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। एमएनसी के बारे में ही सबसे पहला क्वेश्चन है, और वो क्या है? व्हाट आर द वेरियस वेज इन विच एमएनसी सेटअप और कंट्रोल प्रोडक्शन? वो कौन से अलग अलग वेज हैं जिसके अंदर एमएनसी सेटअप करती है और प्रोडक्शन को कंट्रोल करती है दूसरे देशों में, बताइए। इसके अलावा एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल दैट एमएनसी आर स्प्रेडिंग देयर प्रोडक्शन इन डिफरेंट वेज, कि वो अपना प्रोडक्शन अलग अलग वेज में बांट रही है। कैसे सर? आपने अभी बताया, मैं अभी बता के चलूंगा बच्चा। क्या? सबसे पहले तो वो लोकल कंपनीज को ले लेती है अपने साथ, लोकल वेंचर्स को ले लेती है, ठीक है, उनके प्रोडक्ट को बाय करती है और उनको सेल करती है, बाय, ठीक है, एंड सेल, और उनके चीजों को बेचना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। वहां पर टेक्नोलॉजी लेकर आती है, नहीं वहां पर इन्वेस्टमेंट करती है, ठीक है, वहां पर इन्वेस्टमेंट करती है, और इन सभी तरीकों से वो क्या करती है? अलग अलग देशों में जाती है और वहां पे प्रोडक्शन को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देती है। बहुत और क्या आता है? लोकल वेंचर से ज्वाइंट प्रोडक्शन करती है, या फिर वो बाय कर लेती है, ठीक है, बाय कर लेती है, बाय कंपनीज, लोकल कंपनीज को खरीद लेती है, जैसे हमें भी पढ़ के आए हैं, लोकल कंपनीज को खरीद लिया तो क्या है? प्रोडक्शन पर एक अधिकार करना स्टार्ट कर देती है। चलिए अब देखते हैं इसके पॉइंट्स के अंदर इसको कैसे आएगा। देखो, बाइंग लोकल कंपनीज, अभी लास्ट पॉइंट ही बताया था मैंने, लोकल कंपनीज को ही खरीद लेती है। जो बड़ी बड़ी कंपनीज एमएनसी बाय कंपनीज दैट आर ऑपरेटिंग लोकली, जो लोकली ऑपरेट हो रही है, उसको खरीद लेंगे और कहेंगे कि भाई हम अपना काम करेंगे आपसे।
ठीक है, आपका तो फायदा हो नहीं, आराम से एक साथ पैसा पकड़ो, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। By doing this, they get a good customer base and local company gets latest technology. For example, Cargill Foods MNC merge with Parak Foods. ठीक है, जैसे 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 मैं इसका एग्जांपल बताता हूँ कैसे होता है। अगर MNC ने खरीदा, ठीक है, MNC ने लोकल कंपनी को खरीदा, नाम तो लोकल कंपनी का भी है, ठीक है। अब क्या है, MNC को मार्केट मिल गई, लोग मिल गए बहुत सारे, और साथ ही साथ जो लोकल कंपनी उसको पैसा मिल गया, उसको टेक्नोलॉजी मिल गई कि हाँ भाई इससे हम आगे भी काम कर सकते हैं, तो दोनों का फायदा होता है। लेकिन यहां पर लोकल कंपनी से भूल जाती है कि वो जो अपनी सेल्फ प्रोक्लेम जो उसने मार्केट है, ठीक है, उसको खो दिया है, उसने अपनी पहचान खो दी। क्लियर बेटा? जैसे यहां पर एग्जांपल दे रखा है, कारगिल फूड्स एमएनसी ने परक फूड्स को खरीद लिया था जो लोकल कंपनी थी। क्लियर? चलिए, बाय जॉइंट वेंचर, अभी बता के आऊं, जॉइंट वेंचर होते दोनों कंपनी साथ साथ काम करने लगती है। एमएनसी यूटी जॉइंटली विद एनी कंपनी दैट मे बी ऑपरेटिंग इन अ कंट्री। मान के देखो एक कंपनी आई अमेरिका से, ठीक है, उसने देखा मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, उसने कहा कि सर ऐसा है, हम दोनों साथ में काम करते हैं, ठीक है, साथ में 50-50 पार्टनरशिप कर लेते, साथ में पढ़ाते। मैंने ठीक है भाई, आप भी आ जाओ, मैं भी आ जाऊँ। मेरे को क्या है, मेरे को उनकी टेक्नोलॉजी मिल जाएगी, उनको क्या मेरी मार्केट मिल जाएगी, और मैंने अपने आप को बेचा नहीं है, मतलब मैंने अपनी कंपनी को बेचा नहीं, तो साथ में साथ काम करेंगे बेटा। एमएनसी नॉट ओनली इंक्रीज देयर प्रोडक्शन, एमएनसी उनका प्रोडक्शन ही नहीं बढ़ाती बल्कि गेट वास्ट मार्केट, और उनकी वास्ट मार्केट भी लेके आती है। जैसे सिंपल एग्जांपल बताता हूं, अगर मैं लोकल कोचिंग में पढ़ाऊं, मतलब मैं कोचिंग में पढ़ाऊं, तो मैं कितने 10, 20, 50, 100 तक पहुंच सकता हूं। लेकिन ऑनलाइन क्या आता है, यूट्यूब अमेरिका की कंपनी है, एक एमएनसी है, ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनी है। यूट्यूब ने क्या किया, मुझे हर घर तक पहुंचा दिया, यानी मेरे को एक वास्ट मार्केट दे दी ने, बहुत बड़ी मार्केट दे दी। अब आइए, आपके अंदर टैलेंट है तो टिकिए मार्केट में, तो एमएनसी भी तो यही कर रही है यहाँ पर। क्लियर? फोर्ड जो मोटर्स थी, सेटअप ऑटोमोबाइल प्लांट इन कोलैबोरेशन विद महिंद्रा एंड महिंद्रा, कि भैया जो फोर्ड की जो कंपनी है, फोर्ड याद है ना, फोर्ड गाड़ी बनाने जो मोटर है, उसने महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ कोलैब किया, ज्वाइंट वेंचर में काम कर रहे हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा की कंपनी बाहर भी जाती है, फोर्ड के इंजन इंडिया में भी बिकते हैं। क्लियर? और इसका जो लास्ट पॉइंट है वो है प्लेसिंग ऑर्डर विद स्मॉल प्रोड्यूसर, जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर हैं उनको प्रोडक्शन यानी उनको ऑर्डर दिया जाता है। जैसे मैं बताता हूं, ये पूरी लोकल मार्केट पे डिपेंडेंट है। लोकल मार्केट जो है, ठीक है, उसमें जो आप कह सकते हो जो व्यक्ति होता है, जो कंपनीज होती है, जो प्रोडक्शन काम कर रहे हैं, जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, वो छोटा छोटा सामान बनाती है, वो छोटे छोटे प्रोडक्ट्स बनाती है, वो छोटे छोटे प्रोडक्ट्स बनाती हैं, वो छोटे छोटे प्रोडक्ट्स बना रही है। अब जब छोटे छोटे प्रोडक्ट्स बना रही हैं, क्लियर, ये चीज समझो कि भाई वो ज्यादा बड़ी तो चीज, मतलब ज्यादा बड़ी मार्केट में भेज नहीं पाएंगी या बेच नहीं पाएंगी। क्लियर? अब वो क्या करती है, अब एमएनसी आएगी और उस प्रोडक्ट को देखेगी कि प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है। जैसे मैं जूते बनाने की, मैं राजस्थान का एग्जांपल दिया था आपको, राजस्थान के अंदर जूतियां बनती है, एमएनसी आएगी, कोई भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज आती है वहां पर, जूती देगी बहुत अच्छी है, ठीक है, ये हम बेच सकते हैं, तो क्या करेगी, उनसे जूते खरीद लेगी, कहेगी हमें 500 पेड़ दे दो। लोकल कंपनी वाले भी, जो छोटे प्रोड्यूसर, वो भी खुश होते हैं, 500 जोड़ी जूते अभी बना के देते हैं, बना के बेचते हैं, उनके लिए 500 जोड़ी, 500 पेयर शूज बन गए उनके, कंपनी को 500 पेयर मिल गया। वो क्या करेगी, अपने नाम का टैग लगाएगी और बेचेगी मार्केट में। वो खरीदेगी 200 रुपए का और बेचेगी 2000 का, तो उसका टैग लग गया। अब यहां पर दोनों का फायदा हो रहा है, जो लोकल कंपनी है उसका सामान बिक रहा है, ठीक है, और जो एमएनसी है उसको कम मेहनत करनी पड़ रही है। क्लियर? क्लियर? ठीक है। प्लेस ऑर्डर देयर प्रोडक्ट्स विद स्मॉल प्रोड्यूसर इन डेवलपिंग कंट्रीज वेयर द रिसोर्सेज आर चीप, जहां पे रिसोर्सेज सस्ते होते हैं, मैंने बोला अभी। देन द एमएनसी सेल थ्रू द प्रोडक्ट अंडर देयर ओन ब्रांड, और वो खुद के ब्रांड में बेच सकती है, जैसे गारमेंट्स, फुटवेयर, जीन्स, फुटबॉल, बहुत सारी चीजें। आपको पता होगा, मैं एक चीज बताता हूँ, जो फुटबॉल फीफा के अंदर जो फुटबॉल यूज होती है वो पाकिस्तान में बनती है, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर फुटबॉल बनती है। अब सोच के देखो बेटा कि हमारे जो डेवलपिंग नेशंस हैं वहां से सस्ते में सामान खरीदा और अपने नाम से महंगे में बेच रहे हैं, तो सारा फायदा किसका होता है? सारा फायदा होता है उन एमएनसीज का। क्लियर? होता लोकल कंपनीज का, लेकिन उतना नहीं जितना होना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट है, लिस्ट द फैक्टर दैट एनकरेज द एमएनसी टू सेट अप देयर प्रोडक्शन यूनिट्स एट अ प्लेस। ओके, व्हाई डू मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन सेट अप देयर ऑफिसेज एंड फैक्ट्रीज इन द सर्टेन एरिया? क्योंकि ऐसा क्या है कि जो एमएनसीज हैं, वो किसी पर्टिकुलर एरिया में ही लगती हैं, वो हर जगह नहीं लगती। ऐसा क्या है? जैसे मैं आपको बताऊं, दो जगह है दिल्ली के अंदर, ठीक है, दिल्ली से सटे हुए इलाके हैं। एक गुड़गांव, जिसको हम गुरुग्राम कहते हैं, ठीक है बेटा,
और दूसरा आपका नोएडा जो यूपी साइड पड़ता है। इन दोनों में आप जाओगे, अगर जो दिल्ली के अंदर रहते हैं लोग वो जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे बहुत सारी कंपनीज हैं, ठीक है, बहुत सारी कंपनी है, फैक्ट्रीज लगी हुई है, ठीक है, पेटीएम, सबके ऑफिस मिल जाएंगे तुम्हें। ऐसा क्या है यहाँ पर, ऐसा यहाँ पर क्या है जो दूसरी जगह नहीं, ऐसा इनमें क्या है जो दूसरी जगह पे नहीं, ऐसा क्या है, ये चीज समझते हैं बेटा। बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं इसके पीछे, इसको फैक्टर्स कहते हैं, ठीक है। इनके पीछे सबसे बड़ा फैक्टर है चीप लेबर का, कि भैया हमें चीप लेबर मिले। सर सस्ती लेबर तो बिहार साइड में मिल जाएगी, नहीं, ठीक है। इसके लिए सबसे बड़ा है स्किल्ड और अनस्किल्ड, दोनों ही चाहिए, दोनों ही चाहिए। मेरे को स्किल्ड लेबर भी चाहिए, अनस्किल्ड लेबर भी चाहिए। मान के देखो हम बिहार जाते हैं, जैसे आपने पढ़ा था जो जूट उद्योग है, जूट उद्योग के अंदर, ठीक है, जो जूट इंडस्ट्री थी उसके लिए जो मजदूर थे वो बेसिकली कहाँ, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, यूपी से बुलाए जा रहे थे काम करने के लिए। लेकिन अगर किसी कंपनी में काम करना है तो उनको स्किल्ड होना पड़ेगा, स्किल्ड के लिए पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो स्किल्ड लेबर इतनी जल्दी नहीं मिल पाती, तो इन्होंने गुड़गांव में लगाना स्टार्ट। क्यों, दिल्ली से लोग मिल जाएंगे, जो यूपी के लोग जो हैं जो पढ़े लिखे हैं वो आसपास के इलाके में रहेंगे, ठीक है। जो सोसाइटी अच्छी होगी वहां से हम लोगों को बुला लेंगे। क्लियर, चीप लेबर होनी चाहिए। गवर्नमेंट की फैसिलिटीज अवेलेबल हो, गवर्नमेंट उस तरीके की फैसिलिटीज दे उन लोगों को। ट्रेड बैरियर्स ना होने चाहिए, इन जो ट्रेड बैरियर्स हैं वो हटने चाहिए, ट्रेड बैरियर्स नहीं होने चाहिए। क्लियर, तो ये सारी चीजें जो फैक्टर को इंप्लाई करती हैं कहीं पर कि एमएनसी वहीं लगे, एमएनसी वहीं लगती है जहां पर ट्रेड बैरियर्स नहीं होते, जिस जगह पर जहां पर कोई रुकावटें नहीं है वहां पे लगाएंगे, सरकार फायदा दे रही है उन्हें वहां लगाएंगे, इजीली चीप लेबर अवेलेबल है, ठीक है, वहां लगाएंगे, उनके लिए मार्केट अवेलेबल हो। इंडिया सबसे बड़ी मार्केट है क्योंकि यहाँ पर लोग ही इतने, कुछ भी लिया यहाँ पर हर चीज बिकती है, ठीक है, कोई ना कोई तो खरीद ही लेगा। 125 करोड़ लोगों का देश है, ठीक है, 5000 लोग तो खरीद ही लेंगे यहाँ पर। क्लियर, चलिए, तो ये सारे फैक्टर्स हैं बेटा। अब देखिए इन फैक्टर्स कैसे लगाया। देखो सबसे पहला ये अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर चाहिए। इंडिया के अंदर हाईली स्किल्ड इंजीनियर्स हैं जो टेक्निकल एक्सपर्ट को बहुत अच्छे से समझते हैं, इसलिए आपने देखा होगा जो मैक्सिमम एमएनसी है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, वो इंडिया से ही अपने इंजीनियर्स को हायर करती है। क्लियर, चलिए दूसरा अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, सस्ता सामान उपलब्ध है चीप प्राइसेस में, ठीक है। एग्जांपल, चाइना प्रोवाइड द एडवांटेज ऑफ बीइंग अ चीप मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन। चाइना कहता है कि हमसे सस्ता कोई सामान ही नहीं बना सकता, क्यों, हम बनाते ही 1 लाख प्रोडक्शन में, हमारे चीज अपने यहाँ पे बनाते हैं। तो आओ हमारे यहाँ पे, चीप प्रोडक्ट चाहिए आपको, हमारे यहाँ पे आओ, चीप रॉ मटेरियल चाहिए, हमारे यहाँ पे आओ, हम देंगे आपको चीप रॉ मटेरियल। मैक्सिमम कंट्रीज चाइना में भी लगती हैं, सॉरी कंट्रीज कह रहा हूँ, मैक्सिमम कंपनीज चाइना में भी लगती है बेटा। नेक्स्ट है वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, रोड, रेलवेज, ठीक है, गवर्नमेंट फैसिलिटीज ऐसी होनी चाहिए कि वहां पर एमएनसी लग पाए। रोड ही नहीं है, पता चले जंगल के अंदर फैक्ट्री कौन लगाएगा, ठीक है। अब आप मान के देखो कि यूट्यूब का अगर कोई मान लो इंडिया के अंदर यूट्यूब का एक हेडक्वार्टर बनना है, ठीक है, इंडियन हेडक्वार्टर, तो जंगल में तो लगाएगा नहीं, ये ऐसी जगह पे लगाएगा जहाँ पर रोड ही नहीं है। आपको क्या सर हेलीकॉप्टर से आएंगे क्या सारे, नहीं ना, वहां पर जहाँ पे फैसिलिटीज अवेलेबल हो गवर्नमेंट्स की, लिबरलाइज गवर्नमेंट हो, यानी ट्रेड बैरियर्स हटे हुए हो, ठीक है, आराम से आप वहां पर ट्रेडिंग कर पाओ। और नेक्स्ट है क्लोजनेस टू मार्केट्स, मार्केट क्लोज हो, जैसे मैक्सिको और ईस्टर्न यूरोप आर यूज्ड फॉर देयर क्लोजनेस टू द मार्केट इन द यूएस एंड यूरोप। जो मैक्सिको और जो ईस्टर्न यूरोप है वो अपनी मार्केट संभाल के बैठे हैं, मैक्सिको के पास अमेरिका है, अमेरिका में अपना सामान बेचता तो बहुत कुछ है, ठीक है, लेकिन उसमें से मार्केट एक है। ईस्टर्न यूरोप के लिए क्लोजनेस मार्केट यूरोप में है, और सेफ एनवायरमेंट हो कि भाई शांति से काम हो सके, कोई मतलब लूटपाट तो नहीं, लेकिन ऐसा सिनेरियो हो जहां पे हर एक व्यक्ति काम करना पसंद करेंगे बच्चा। क्लियर, नेक्स्ट है बैरियर्स ऑन फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट वर रिमूव टू अ लार्ज एक्सटेंट इन इंडिया सिंस 1991। ओके, और इसी के अंदर और में पूछा है व्हाई डिड इंडिया गवर्नमेंट रिमूव बैरियर्स टू अ लार्ज एक्सटेंट ऑन अ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। भैया क्यों हटाए थे बैरियर्स, से क्या जरूरत पड़ी थी भाई, हमें अब अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को बढ़ाना था, हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री थी उनको बढ़ाना था, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है यहाँ पर कि भाई हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए थी, ताकि हम काम कर सकें, ठीक है। हमें न्यू मार्केट चाहिए थी, न्यू मार्केट जहां पे हम अपना सामान भेज सके और बेच सके, ठीक है। हमें ये सारे काम करने थे, तभी हमने
ट्रेड बैरियर भी रिमूव किए क्योंकि हम उतना आगे नहीं बढ़ पा रहे थे जितना हमने बढ़ना था बेटा। क्लियर? चलिए देखो 1991 के अंदर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिबरलाइज दिस पॉलिसी एंड फेल्ट दैट इंडियन प्रोड्यूसर मस्ट compete विद प्रोड्यूसर अराउंड द वर्ल्ड, कि ये compete करो तभी तो आप आगे बढ़ोगे। हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कब आएगी? जब आपस में आप भिड़ोगे, यानी आपकी कंपनी है और मेरी कंपनी, ठीक है, हम तभी आगे बढ़ सकते हैं जब एक दूसरे में कंपटीशन हो। मींस अगर रेस में आप अकेले दौड़ रहे हो तो जीतोगे भी आप अकेले, आप कभी तेज नहीं दौड़ पाओगे। लेकिन अगर रेस के अंदर 100 लोग दौड़ रहे हैं तो जीतेगा वो जो सबसे तेज होगा, यानी आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर आप अपने ऊपर काम नहीं करोगे तो कोई भी चीज नहीं हो सकती मेरा बच्चा। क्लियर? द गवर्नमेंट हैड ओपिनियन दैट ट्रेड कंपटीशन वुड इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द लोकल प्रोड्यूसर। लोकल प्रोड्यूसर की जो आप कह सकते हो परफॉर्मेंस वो सुधरेगी, साथ ही साथ दे विल बी फोर्स्ड टू इंप्रूव देयर क्वालिटी। और मैंने क्या कहा, अभी क्वालिटी भी, अगर आप अकेले दौड़ोगे तो क्या ही क्वालिटी बनाओगे, अगर आप कंपटीशन करोगे तो आपको क्वालिटी भी बनानी पड़ेगी, तभी आप मार्केट में टिक पाओगे, तभी लोग आपको, आपके सामान को, आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे। अगर आपके पास क्वालिटी नहीं होगी, आपने क्वालिटी नहीं बढ़ाई, क्वालिटी वैसे ही चल रही है, तो आपको कौन खरीदेगा? कोई भी नहीं खरीदेगा बच्चा। क्लियर? दूसरा रीजन था इकोनॉमिक क्राइसिस। इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था इंडिया के अंदर 1991 के अंदर, एंड सपोर्ट ऑफ WTO एंड IMF लेड द गवर्नमेंट टू रिमूव ट्रेड बैरियर्स। भारत के अंदर उस वक्त इकोनॉमिक डिसबैलेंस आ चुका था, हमारी अर्थव्यवस्था डगमगा रही थी और काफी डूब भी चुकी थी। तो WTO और IMF ने हमें सपोर्ट किया और कहा कि आप ट्रेड बैरियर्स हटाओ तो हम आपकी मदद करेंगे और आपकी जो लोग हैं वो भी कोई अच्छा काम कर पाएंगे। क्लियर मेरा बच्चा? चलिए अब चलते हैं हम आगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबलाइजेशन हैज बीन एडवांटेजियस ऑफ टू कंज्यूमर्स एज वेल एज टू प्रोड्यूसर्स, सपोर्ट द स्टेटमेंट। जो ग्लोबलाइजेशन है वो एडवांटेज रहा है कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर दोनों के लिए। देखो बेटा, कंज्यूमर्स के लिए तो इस प्रकार रहा है, जो हम कंज्यूम करते हैं, जो कंज्यूमर होते हैं, जो कंज्यूम करते हैं चीजों, क्यों? हमारे पास अब ऑप्शन अवेलेबल हो गए, हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल हो गए, क्योंकि भाई बहुत सारी मार्केट में आ गए। पहले अगर आप टाइम देखें ना, आज से 20 साल या 30 साल पहले, तो आप अपने पेरेंट्स से पूछें तो पहले साबुन कितने थे? आप देखोगे कि डंडा सोप था, मोटा वाला ब्राउन कलर का साबुन आता था, ठीक है, एक घड़ी था, ठीक है, एक फेना था और एक निरमा था। ये तीन चार थे। लेकिन अब आप जानते हो फेना, ठीक है, फेना हो गई, घड़ी हो गई, ठीक है, निरमा हो गया, ठीक है, सर्फ एक्सेल हो गया, रिन हो गया, ठीक है, इसके अलावा और कौन सा था, टाइड हो गया, न जाने कितने आ गए। हमारे पास ऑप्शन हो गए, जो चाहिए आप ले लो। क्लियर? ऑप्शन अवेलेबल हो गए, हमें चीप सामान मिलने लगा। ठीक है, चीप यानी सस्ता सामान मिलने लगा। आप जानते हैं कंपटीशन जब बढ़ता है तो लोग सामान को सस्ता भी कर देते हैं। क्लियर? इसके अलावा क्वालिटी, हमें क्वालिटी मिलने लगी, जिसका सस्ता सामान और क्वालिटी अच्छी वही मार्केट में बिकेगा, ठीक है, वरना क्यों बिकेगा मार्केट में। ठीक है, और इसके अलावा हमें ऑप्शन अवेलेबल हो गए, चीप सामान मिलने लगा, क्वालिटी अच्छी हो गई हमारे पास, और हमारा जो लाइफस्टाइल था, जो हमारा लाइफस्टाइल था बेटा, वो भी बढ़ गया, लाइफस्टाइल भी हमारा सुधर गया। आप जानते ना कि अगर आपके पास पैसे कम है तो आप घड़ी साबुन खरीदोगे, आपके पास पैसे ज्यादा है तो टाइड, तो उससे ज्यादा सर्फ एक्सेल, उससे ज्यादा कोई और, उससे ज्यादा तो कुछ और। सेम हमारा लाइफस्टाइल भी चेंज होने लग गया। प्रोड्यूसर को कैसे फायदा हुआ? जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको मार्केट मिल गई, उनको सबसे बड़ा काम था, उनको मार्केट मिल गई भाई, उनको मार्केट मिल गई अपना सामान बेचने के लिए, उनके अंदर कंपटीशन बढ़ गया। ठीक है, हर एक व्यक्ति अपनी कंपनी को आगे ले जाना पसंद करता है। क्लियर? चलिए देखो, प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर कैसे, ग्लोबलाइजेशन लीज इंटेंस इंक्रीज इन इंडस्ट्रियल कंपटीशन, इंडस्ट्रियल कंपटीशन बढ़ा, प्रोड्यूसर आर कॉम्पिटिंग ओवर ईच अदर, प्रोड्यूसर के अंदर कंपटीशन बढ़ गया ताकि बेटर और चीपर सर्विस दे सके। दिस आल्सो रिजल्टेड इन रिडक्शन इन द प्राइस, और इसकी वजह से प्राइस भी रिड्यूस होने लगे, यानी सस्ते सामान में हमें, जो सस्ते दाम में हमें सामान मिलने लग गया। विद द इनिशिएशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जैसे ग्लोबलाइजेशन शुरू होगा, प्रोड्यूसर नाउ हैव रिलेटिवली फ्री एक्सेस टू इंटरनेशनल मार्केट। जो प्रोड्यूसर है वो इंटरनेशनल मार्केट में सामान बेच सकते हैं, कहीं पर भी सामान बेच सकते हैं। ठीक है, दे कैन नाउ अवेल मोर इजीली ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइडेड इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी। हमें टेक्नोलॉजी भी मिल जाएगी, हमें सस्ता दाम में लोन भी मिल जाएगा। क्यों? हम दूसरे देशों में जा रहे हैं, दूसरे देशों में अगर लोन इजीली अवेलेबल है तो वहां से लोन ले लेंगे, वहां पे टेक्नोलॉजी है तो उससे टेक्नोलॉजी ले लेंगे। क्लास, दिस इज इलस्ट्रेटेड बाय एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एंड गारमेंट इंडस्ट्री। इसका सबसे बढ़िया इलेक्ट्रॉनिक गुड्स और गारमेंट इंडस्ट्री से समझा जा सकता है। जैसे सैमसंग टीवी भारत में बिकता है,
बिल्कुल बिकता है सर। ठीक है, इसके अलावा गुची, प्राडा इंडिया में बिकता है। भारत का पीटर इंग्लैंड बाहर बिकता है। पीटर इंग्लैंड इंडिया का ध्यान रखना, पीटर इंग्लैंड के कपड़े बाहर बिकते हैं। क्लियर? तो ये क्या है, हम एक दूसरे से कम्पीट कर रहे हैं, वहां का सामान यहाँ बिक रहा है, यहाँ का सामान वहां बिक रहा है। टेक्नोलॉजी लेके आए, सैमसंग की जो टेक्नोलॉजी है वो इंडिया में आने लग गई। इंडिया को सैमसंग को देख देख के हमारे यहाँ की जो लोकल कंपनीज है उसने भी टीवी बनाने स्टार्ट कर दिए। कंज्यूमर हैव मोर चॉइस, कंज्यूमर के पास बहुत ज्यादा चॉइस आ गई। ठीक है, कंपेरेटिवली अर्लियर टाइम्स स्पेशली इन द मॉडर्न डिजिटल टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट्स लाइक सेल फोन्स, कैमरा। देखो भाई, सेल फोन्स, कैमरा, जैसे आप मार्केट में जाओ, पहले एक दो ही फोन मिलते थे, पहले तो फोन होते भी नहीं थे, मैं बता दूं आपको, पहले फोन होते भी नहीं थे। जब से फोन आए उसके बाद उनकी जो कंपनीज है वो चलने लगी। ठीक है, अब हमारे पास इतनी सारी सेलफोन की कंपनी है कि हम थक जाते हैं कि कौन सी कंपनी का फोन लें। अब हमें चूज करना पड़ता है, लेकिन पहले से चूजमेंट नहीं होती थी। पहले तक ये है, जैसे टाटा इंडिकॉम का फोन आया था, टाटा इंडिकॉम ही चलता था पहले। वो क्या होता था, जैसे ये ना, यहाँ पर उसका धागा बनता था, गले में डालते थे और उसको जेब में डाल करते थे। छोटा सा फोन होता था, इतना बड़ा फोन होता था, टिंग 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 करते चलता था, कहा हेलो, पहले वही चलता था टाटा इंडिकॉम। लेकिन अब क्या है, आपके पास वीवो है, ओप्पो है, रेडमी है, ठीक है, एप्पल है, ठीक है, जियोनी है, माइक्रोमैक्स है, लावा है, बहुत सारी कंपनीज है, मोटोरोला है। ठीक है, बहुत सारी कंपनीज है, जो मन करे, जिसका मन करे वो खरीदो। क्लियर? नेक्स्ट पे चलते हैं। इसका कोई भी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बता दो डब्ल्यूटीओ की। डब्ल्यूटीओ का मतलब होता है बेटा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसकी स्थापना करी गई थी ताकि ट्रेड बैरियर्स को रिमूव किया जा सके, जो ट्रेड बैरियर्स है उसको रिमूव किया जा सके। ठीक है, और जो ट्रेड है, मल्टीनेशनल ट्रेड है, ठीक है, और उसको और इजी किया जा सके, रूल्स रेगुलेशन को खत्म किया जा सके, और एक विजिलेंस रखी जा सके कि एक फ्री एंड फेयर ग्लोबलाइजेशन हो। फ्री एंड फेयर ग्लोबलाइजेशन, फ्री एंड फेयर ग्लोबलाइजेशन हो। क्लियर? चलिए देखो, डब्ल्यूटीओ पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सही बात है। इसका जो एम है वो है लिबरलाइजेशन इंटरनेशनल ट्रेड को, यानी ट्रेड बैरियर्स को हटाया जाए। इट एस्टैब्लिश रूल्स रिगार्डिंग इंटरनेशनल ट्रेड एंड सीज व्हाट दीज रूल्स आर ऑब्ड। ये नियम कानून बनाती है संस्था। ये क्या बनाती है बेटा? नियम कानून बनाती है अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए कि भाई उसको फॉलो किया जाए। ठीक है, ताकि हम जो ट्रेड्स है, जो हमारे व्यापार है, वो आराम से रन कर सके, किसी को भी कोई दिक्कत ना हो। WTO सपोज करता है कि भाई सभी के लिए फ्री ट्रेड हो सभी देशों में, लेकिन इन प्रैक्टिस इट इज सीन दैट द डेवलप्ड कंट्रीज हैव अनफेयरली रिटेन ट्रेड बैरियर्स। बट कहीं ना कहीं, ये कितनी भी बात कर ले, लेकिन लोग ये कहते हैं और कहीं देखा भी जाता है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनका दबदबा ज्यादा है WTO के अंदर, और WTO उनको ही फेवर करता है, क्योंकि इनको बनाया, WTO को बनाया या फिर इनको सपोर्ट सबसे ज्यादा कौन करता है? डेवलप्ड नेशन करते हैं, क्योंकि उनको मार्केट चाहिए सामान बेचने के लिए। सामान तभी बेच सकते हैं और सामान तभी सस्ते दाम पे बना सकते हैं जब दूसरा देश उन्हें आने देगा। और दूसरा देश कब आने देगा? जब वो WTO का मेंबर होगा और वो चाहता है कि उसका सामान वहां पर बिके और वो मार्केट में आए बेटा। क्लियर? नेक्स्ट पे चलते हैं। द इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज नॉट बीन यूनिफॉर्म। जो ग्लोबलाइजेशन में जो इंपैक्ट है वो सभी के लिए समान नहीं रहा, वो सभी के लिए अलग अलग रहा। ठीक है, द इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज नॉट बीन यूनिफॉर्म, वो सभी के लिए समान नहीं रहा। कैसे भाई? बहुत सी कंपनीज को फायदा हुआ, बहुत सी कंपनीज को नहीं भी हुआ। हमारे पास अगर ऑप्शन अवेलेबिलिटी बढ़ी, ठीक है, ऑप्शन अवेलेबल हुए, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पर जो लेबर्स हैं, ठीक है, उनके साथ ज्यादती भी बढ़ी, उनको ज्यादा काम करवाने लगा। ठीक है, उनकी इनकम डिक्रीज हुई, इनकम है वो डिक्रीज हुई, यानी चीप लेबर, यानी सस्ते दामों पे काम कराया जाने लगा। ठीक है, ट्रेड बैरियर्स हटाए गए तो हमारे यहाँ पे मार्केट तो बनी, ट्रेड बैरियर्स के हटते मार्केट तो बनी बेटा, ट्रेड बैरियर्स के हटते मार्केट तो बनी, लेकिन डेवलप्ड नेशंस ने वो ट्रेड बैरियर्स नहीं हटाए, जिस वजह से दूसरे देश वहां पर जा नहीं पाए। तो बेटा ये क्या है? अनयूनिफॉर्म इफेक्ट है। ठीक है, यानी सभी के लिए समान नहीं है, सभी के लिए अलग अलग है बेटा। चलिए देखिए, ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज sales of consumer goods which are demanded by only small section of people in developing countries like cell phone, automobiles, soft drinks. Large section is still deprived of basic necessities. देखो, ग्लोबलाइजेशन ने उस मार्केट को कैप्चर किया जो सबसे ज्यादा जिसकी नीड थी, सबसे ज्यादा जिसकी नीड थी। यानी मतलब मैं एक चीज बताता हूँ, जैसे सेल फोन, ठीक है, सेल फोन 10-20 को चाहिए, मिल गए। ठीक है, खाने की चीज हो गई, चाहे डोमिनोज हो गया, चाहे कुछ भी हो गया, वो क्या है? वो एक पर्टिकुलर सिनेरियो, यानी एक पर्टिकुलर सोसाइटिकल रीच तक पहुंचा। जो बेसिक एमिनिटीज वाली सोसाइटी है हमारी,
उस तक कुछ भी नहीं पहुंचा। क्लियर? जो स्मॉल सेक्शन है लोगों का, वहीं तक वो सारी चीज पहुंच पाई जिनको बहुत कम चीजें चाहिए, जो स्मॉल सेक्शन है हमारे। लेकिन जो ज्यादातर चीजें हैं, जो डिप्राइव्ड सोसाइटी है हमारे यहाँ की, उसको कुछ भी नहीं मिला। जो बेसिक नेसेसिटीज है वो तक नहीं मिली। आप कहते हो सर फोन आ गया, इसका फायदा, बेटा उससे पूछना जिसने 10 दिन से खाना नहीं खाया, उसे क्या मतलब आपके पास एप्पल का फोन है, किसका फोन है? ठीक है, चाहे डोमिनोज आ जाए, उसे क्या मतलब? उसे तो ये है कि भाई मेरे को खाना दे दो, पहले मेरे को बेसिक फूड दे दो, उसकी तो मेन रिक्वायरमेंट ये है। क्लियर? ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर एंड लीड्स टू इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज बड़ी, मैंने आपको बताया कि डेवलप्ड नेशंस को ज्यादा फायदा हुआ, डेवलपिंग नेशंस को इतना नहीं हुआ। इट इज मेनली बेनिफिशियल टू लार्ज कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रीज एंड लार्ज कंपनीज, जिसके अंदर बड़ी बड़ी कंपनीज थी, बड़े बड़े लोग थे, उनको फायदा हुआ। जैसे डेवलप्ड नेशंस की बात करें तो कोका कोला हो गई, डोमिनोज हो गई, बर्गर किंग हो गई, ठीक है, इसके अलावा एप्पल हो गई, जो बड़ी बड़ी कंपनी है उनको फायदा हो रहा है। जो लोकल कंपनीज है हमारी, उनको कोई भी फायदा या फिर इतना फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उनको तो खरीद लिया ना इन्होंने। क्लियर? और ना ही वर्कर्स को इतना फायदा हुआ, और सफर्ड किया राइजिंग कंपटीशन से। क्योंकि आप जानते हैं कि भाई आप अगर देखें बनारसी साड़ी या फिर मैं कह दूं खादी की शर्ट, वो काफी महंगी मिलेगी, लेकिन अगर मैं नॉर्मल शर्ट खरीदने जाऊं वो बहुत सस्ती मिलेगी। दोनों में फर्क क्या है कि एक फैक्ट्री बन रही है और एक नॉर्मल तरीके से बन रही है, तो दोनों के अंदर कॉन्ट्राडिक्शन रहेगा। नेक्स्ट है, ग्लोबलाइजेशन हैज चेंज्ड द नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज न्यू नाउ वर्कर्स आर हायर्ड ऑन टेम्पररी बेसिस ऑन देयर जॉब्स आर नो लॉन्गर सिक्योर। ये आपको बताया था अभी कि भैया चीप लेबर अवेलेबल होने लग गई, हम कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे लोगों को हायर करने लग गए, ठीक है, और उनकी जॉब सिक्योरिटी जीरो हो चुकी है, और ये ग्लोबलाइजेशन का इल इफेक्ट है। क्लियर? नेक्स्ट पे चलते बेटा। हाउ डू मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन सेट अप देयर ऑफिसेज एंड फैक्ट्रीज इन सर्टेन एरियाज ओनली। मैंने आपको अभी बताया था बेटा, ठीक है, ट्रेड बैरियर्स नहीं होने चाहिए उसके अंदर, ठीक है, ट्रेड बैरियर्स नहीं होने चाहिए, चीप लेबर अवेलेबल होनी चाहिए, मार्केट अवेलेबल होनी चाहिए। ये हम अभी पढ़ के आया तो उसको एक बार और देख लेते हो कि यहाँ पे 5 रीजन मांगे हैं उसने। देखो, लेबर अवेलेबल हो, एमएनसी ऑपरेट इन अ कंट्री जहां पे चीप लेबर अवेलेबल होती है, वहीं पे फैक्ट्रीज लगाते हैं, क्योंकि जहां पर इजीली अवेलेबल होती है स्किल और अनस्किल दोनों लेबर, जहां पे इजीली अवेलेबल है वहीं पर हम क्या लगाएंगे, अपनी फैक्ट्री लगाएंगे। दूसरा देखो, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, अगर कच्चा माल है, ये इंडस्ट्री के हिसाब से लग रही है। देखो, आपने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में क्या पढ़ा था, मैंने क्या बताया था बेटा, जहां पर आपको लेबर मिलेगी वहां लगाओगे, रॉ मटेरियल मिलेगा वहां लगाओगे, ठीक है, गवर्नमेंट की पॉलिसी होगी वहां पर आप अपनी फैक्ट्री लगाओगे। तो सेम यहां पर भी वही आ रहा है। एमएनसी सेटअप देयर फैक्ट्री वेयर दे गॉट रॉ मटेरियल इजीली और चीपर प्राइस में, आसानी से अवेलेबल हो और सस्ते दामों पे हो। इसके अलावा वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, रोड्स हो, ठीक है, हॉस्पिटल्स हो, बेसिक एमिनिटीज मिल जाए, बिजली मिल जाए, पानी मिल जाए, ये जो बेसिक एमिनिटीज है ये मिले, वहां पर लगते हैं जहां पर देयर इज गुड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज सच एज रोड, रेलवेज, रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, जहां पर बिजली आ रही है वहीं पे तो लगाओगे जहां पर रोड्स होंगे। अब आपसे कह दिया जाए जंगल में जाके लगा लो, आपको सर जंगल में थोड़ी लगती है फैक्ट्री। क्लियर? चलिए अब दो और देखते हैं बेटा। लिबरलाइज गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट की पॉलिसी लिबरलाइज होनी चाहिए, नहीं ट्रेड बैरियर्स खत्म होने चाहिए। सरकार खुद गए, आइए यहाँ पर फैक्ट्री लगाइए, यहाँ पर अपनी एमएनसी स्टैब्लिश कीजिए, हम आपको सस्ते दाम पे लोन देंगे, हम आपको सस्ते बिजली देंगे, सस्ती बिजली देंगे। तो उसी की बात कर रहे हैं। व्हेन द गवर्नमेंट एनकरेज इन्वेस्टमेंट देयर लिबरलाइज इन ट्रेड पॉलिसीज कुड सेट अप देयर ऑफिसेज दैट प्लेस एमएनसी सेटअप इन दोज एरियाज वेयर दे गेट गवर्नमेंट सपोर्ट, जहां पर गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलता है। अगर गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं है तो कोई भी इंडस्ट्री वहां पे स्टैब्लिश नहीं हो सकती। क्लियर? लास्ट है, मार्केट्स की क्लोजनेस होनी चाहिए, कि सामान बनाया अब उसको बेचना भी पड़ेगा मेरा बच्चा। एमएनसी सेटअप देयर ऑफिसेज, जहां पर इंडस्ट्री जो है उस प्लेस पे हो जहां पर दे आर गुड मार्केट, जहां पे बहुत अच्छी मार्केट अवेलेबल होती है, ठीक है, सेलिंग देयर फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। दिस रिड्यूस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑल्सो, ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को भी काफी कम कर देता है, जिससे वो उनको फायदा होता है। आपको बताया था मैंने, एमएनसी वहां पर बेसिकली स्टैब्लिश करेंगे जहां पर उनको सबसे ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। फायदा क्या सोच सकते हैं, या तो आप चीप लेबर अवेलेबल करा लो, ठीक है, या आप रॉ मटेरियल चीप ले लो, या इसके अलावा आप मार्केट को क्लोज कर लो, ताकि जो आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बच जाए मेरा बच्चा। क्लियर? चलिए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन क्या है, इसके दो पॉजिटिव और दो नेगेटिव इंपैक्ट बताओ। देखो, मैंने आपको बताया था ग्लोबलाइजेशन होता है इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट। क्या होता है बेटा? इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट, इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट, मार्केटों को जोड़ना, यानी एक देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ना, दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था से जोड़ना। इसका फायदा क्या है, आपको ऑप्शन अवेलेबल हो जाते हैं,
ठीक है। इसके अलावा आपको चीजें सस्ते दामों पे मिलती हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आती है उस देश के अंदर, उस देश की इकोनॉमिक वेलनेस बढ़ जाती है। लेकिन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, ठीक है, लोग जॉब खो देते हैं क्योंकि आप जानते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स आ जाते हैं। इसके अलावा लॉन्ग वर्किंग आवर्स आ जाते हैं, चीप लेबर, चीपनेस आ जाती है बहुत ज्यादा ही, ठीक है। मार्केट में इतना कंपटीशन बढ़ जाता है कि लोकल मार्केट्स खत्म हो जाती है, ठीक है। लोकल वेंचर्स जो होते हैं वो बिल्कुल क्लोज हो जाते हैं और वो बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं। क्लियर। अब देखते हैं, देखो कौन कौन से हमने 2 पॉइंट सम्मिलित किए हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ, देखो ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंटरकनेक्टेडनेस, इंटीग्रेशन या इंटरकनेक्टेडनेस होती है देशों के अंदर और उनकी मार्केट्स को लेकर। इसके 2 पॉजिटिव इंपैक्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स विद ग्रेटर चॉइस, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल है ताकि हमारे पास चॉइस भी और अफोर्डेबल प्राइस भी यानी चीप प्राइस में अवेलेबल है। हमारे नई नई जॉब्स आती हैं और साथ ही हमारे जीवन जीने का तरीका भी बढ़ जाता है क्योंकि एमएनसी आएगी, फैक्ट्रीज आती हैं, कंपनीज आती हैं, तो वहां पर हमें रोजगार भी मिलता है, हमें जॉब्स भी मिलती है, जॉब सिक्योर हो जाती है हमारी। नेगेटिव क्या है, बहुत सारे हजारों अनस्किल्ड लेबर्स को वहां से हटा दिया जाता है, ठीक है, और वो जॉबलेस हो जाते हैं क्योंकि उनको कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे काम कराया जाता है मेरा बच्चा। क्लियर। सेकंड है, बहुत सारी स्मॉल इंडस्ट्रीज जो है जैसे टॉयज बनाने वाली हो गई, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास खाना बनाने जो कंपनीज होती हैं, गारमेंट्स फैक्ट्रीज होती हैं, वो सब खत्म हो जाती है क्योंकि एमएनसी क्या करती है, उनको हायर कर लेती है, उनसे रॉ मटेरियल खरीदती है और अपनी ब्रांडिंग करके विदेशों में बेचती है। और इस कारण जो हमारी छोटी कंपनीज हैं वो बिल्कुल ही टाई अप हो जाती है, मतलब बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, ठीक है। उनके पास कोई भी सामान या वस्तु नहीं रहती जिससे वो मार्केट के अंदर कंपीट कर पाए। क्लियर। और यहां पर भी ये लिखा है लाइक टॉयज, टायर, प्लास्टिक्स, डेयरी प्रोडक्ट्स आर अफेक्टेड ड्यू टू फॉरेन कंपटीशन, दिस रिजल्ट इज देयर क्लोजर देयरबाय रिड्यूसिंग प्रोडक्शन, क्योंकि प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाता है क्योंकि उसकी डिमांड मार्केट में रहती ही नहीं है। तो क्लास ये थे आपके वो एग्जाम वाले क्वेश्चंस जो अरिहंत की बुक से हमने निकाले हैं। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। तो क्लास मिलते हैं अब अगले सेशन में ऐसे ही कुछ शानदार और जानदार क्वेश्चन लेके। तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू।